सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको कुछ ओवरव्यू भी देंगे कि आपका जो क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम है वो किस तरीके का होगा, आपके एग्ज़ाम की डेट कौन सी है, पहला पेपर आपका कौन सा रहेगा, साथ में टाइम टेबल कैसे आप डाउनलोड करेंगे और जो OMR सीट है उसको आप कैसे फिलअप करेंगे, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चंस में भी बदलाव किए गए हैं। साथ में आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आप यह जान सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ में यह क्वेश्चन पेपर को हमने खुद से डिज़ाइन करा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख करके साथ में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उनका एनालिसिस किए थे और साथ में जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हमने पुटअप किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देखिए और इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हम आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक अन्य क्वेश्चन भी बताते रहेंगे जिससे आपको यह आइडिया हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो अब मोनेटाइज हो चुका है। ये सब आप लोगों के कारण ही हो पाया है। साथ में हमारे चैनल पे 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं कि ज़्यादा लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन वीडियो देखते रहते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, मतलब कि हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो इतने बढ़े और साथ में हमारा जो वॉच टाइम था वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन पेपर का इस तरीके से मॉडल होगा। तो यहाँ पे बी लर्निंग ट्यूटोरियल, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। विषय विज्ञान, कक्षा 10, सत्र 2022-23। समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का। यहाँ पे निर्देश दिया गया है तो निर्देश को आप ध्यान से पढ़िएगा। हम निर्देश को आपको पढ़ करके भी बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निर्देश को आपको पढ़ करके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि निर्देश आप अच्छे तरीके से पढ़ें क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसी तरीके से आपको निर्देश पढ़ करके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क, ख, ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये निर्देश थे, आपको समझ में आ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चन पेपर है वह आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड अ तथा खंड ब। तीनों से आपको 3 उपखंड मिलेंगे, मतलब कि उपखंड क, ख, ग। तो जो उपखंड क होगा खंड अ से, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो 20 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे फिल करना है OMR सीट में, चलिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ये OMR सीट जो यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसी ने ही रिलीज़ किया हुआ है, तो उसी के आधार पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार से OMR सीट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन की संख्या होगी और ऑप्शंस होंगे कुछ इस प्रकार से।
ऊपर की साइड में आपको जिला का नाम और कोड दिया गया होगा। यहाँ पे आपको फिल करना होगा जिला का नाम और कोड। तो कोड शुरू में डैश दे करके जिला लिखेंगे आप। अगर आप मऊ जिले से हैं तो यहाँ पे कोड लिखेंगे उसका और यहाँ पे मऊ जिला लिखेंगे। बाकी अगर आप जिस भी ज़िले से हैं तो वहाँ पे उसका कोड और उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे केंद्र कोड लिखना होगा। तो केंद्र कोड यानी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको केंद्र कोड आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे मिला होगा, मतलब कि प्रवेश पत्र उस पे मिला होगा। तो उस पे आप देख करके उस कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे। बाकी यहाँ पे अनुक्रमांक दिया गया है, तो ये अनुक्रमांक इस तरीके से आपको फिल करना है और यह अनुक्रमांक आपका रोल नंबर है जो कि आपका एडमिट कार्ड पे दिया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो विषय कोड और नाम, तो सबसे पहले विषय का कोड जो आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने के लिए मिलेगा, साथ में उसका सब्जेक्ट क्या है वह भी दिया गया होगा। तो जैसे यह हिंदी है तो 901 और इसका नाम लिखा गया है हिंदी। तो इसी तरीके से आपको फिल करना है। प्रश्न पत्र संख्या, यहाँ पे प्रश्न पत्र की जो संख्या मतलब क्वेश्चन पेपर की जो नंबर है उसको बताना है, तो 801 इस तरीके से है। ठीक है, यह चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो जो एग्ज़ाम निरीक्षक होंगे यानी कि जो क्लास टीचर होंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें गलतियां ना करें। ठीक है, और क्वेश्चन को भरने का तरीका जो है सही तरीका वह इस प्रकार है, पूर्ण रूप से गोला करना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है तो ए को फुल गोला कीजिए, अथवा सी सही है तो सी को पूर्ण रूप से गोला कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे कट कर दीजिए सभी को, अब बाकी जो सही है उसको ऐसे सही कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है। या आधा गोला भी आपको नहीं करना है, या बीच में थोड़ा सा गोला भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको गोला पूर्ण रूप से करना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से किया गया है। बाकी अगर हम बात करें प्रश्नों को भरने की, तो जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न पहला दिया गया है और उसका आंसर सी है, तो आप प्रश्न पहले के सी वाले को गोला करेंगे। और गोला किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काले रंग में गोला किया गया है, तो इसी तरीके से आपको गोला करना है। ध्यान रहे कि आपको 2 पेन का यूज नहीं करना है। अगर आप ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो ब्लैक पेन से ही सारे गोले को फिलअप करें, अथवा ब्लू पेन का यूज़ करते हैं तो ब्लू पेन से ही सभी गोलों को फिलअप करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो इधर का मार्का सीरीज़ दिया गया है ये आप अपने क्लास टीचर से पूछ करके फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो साइन करेंगे। बाकी यहाँ पे सेंटर की मोहर होगी। उसी तरीके से यह वाला आपको कट करके यह वाला चीज़ दे दिया जाएगा, बाकी ऊपर वाली चीज़ पहुँचा दी जाएगी स्कूल को। ठीक है, यहाँ पे भी आपके साइन होंगे, कक्ष निरीक्षक के साइन होंगे, केंद्र व्यवस्थापक के मोहर होगी जैसा कि इसमें था। तो यह वाला जो प्रतिलिपि है ये वाली, यह यूनिवर्सिटी की ओर जाएगी। अब बाकी जो नीचे की तरफ ये वाली प्रतिलिपि है ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यह इंस्ट्रक्शन भी आपको इस प्रकार से दिया गया है, यह इंस्ट्रक्शन हमने आपको बता ही दिए हैं। आपको वाइटनर का प्रयोग OMR शीट पे नहीं करना होगा। बाकी आपको ज़्यादातर उसमें यह ध्यान देना है कि स्वच्छ रूप से भरें। ठीक है, 2 पेन का यूज़ ना करें और गोले को आप प्रॉपर तरीके से करें जैसे कि इसमें इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, आधा गोला नहीं करना है या कट नहीं करना है। ये सब चीज़ें से आप बचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ तरीके से आप OMR शीट को फिल करें, क्योंकि यह कंप्यूटराइज रूप से जांच होती है। तो स्वच्छ रूप से अगर नहीं है, गोला प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उसको निगलेक्ट किया जाएगा और उसका आंसर का नंबर नहीं दिया जाएगा, भले ही वह आपका सही हो। ये OMR क्रम संख्या है, तो ये बारकोड की तरह से होता है जो आपकी OMR शीट पे प्रोवाइड कराया गया होगा। ये आपको आंसर शीट में भी फिलअप करने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड अ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, उपखंड क। इसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कैसे कैसे हैं, वो सभी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रश्न पहला है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? पहला है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, परितारिका पर या पुतली पर। जो सा भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है तो इसको आप OMR शीट में भरेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए प्रश्न पहला है तो उसका जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको आप इस तरीके से गोला कर देंगे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ। निम्नलिखित में से
कौन वोल्टता को निरूपित करता है? पहला, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय। दूसरा, किया गया कार्य गुणे आवेश। तीसरा, किया गया कार्य गुणे समय बटा विद्युत धारा। चौथा, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? पहला है, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 4, कक्षा में सबसे पीछे बैठे बेंच पर कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बता दें कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके थिंकिंग बेस पे भी होगा और क्वेश्चन को पूछा तो जाएगा चैप्टर से ही, लेकिन यह आपको कुछ थिंकिंग से रिलेट करके पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट तो कह नहीं सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाती हैं, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष है। चाहता तो इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है ताकि आपका समय भी नष्ट हो और विद्यार्थी इसमें उलझा भी रहे। ऑप्शन भी देखिए कुछ उलझाने के लिए इस प्रकार से दिए गए हैं। बस आपको नेत्र वाला लेसन अच्छे से पढ़ लेना है। नेत्र वाला लेसन पढ़ लेंगे तो ये जितने भी दोष हैं, जैसे कि दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सभी आप क्लियर होंगे और उसमें निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके क्वेश्चन करने में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन में पढ़ूंगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर चला गया है। आपको यह ऑप्शन पढ़ करके कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है और नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष होता है? तो उसकी अगला बढ़ेंगे प्रश्न 5वें की तरफ। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ओम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, वोल्ट तो विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। आपको यह इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें प्रश्न 6वें की, तो यह है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्षमता निकालने के लिए और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है +5 डायोप्टर, दूसरा है -5 डायोप्टर, तीसरा है -2 डायोप्टर, चौथा है +2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, कांच में, वायु में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होगा? तो जिसमें सबसे ज़्यादा रुकावटें होंगी उसी में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। तो निर्वात में कोई रुकावट नहीं है, अधिक होगा। जल में ज़्यादा रुकावट नहीं है, कांच में ज़्यादा रुकावट है, वायु में रुकावट कम है। तो सबसे न्यूनतम वेग किस में होगा? कांच में होगा। यानी कि प्रश्न 7वें का कौन सा सही होगा? तो ग वाला सही हो जाएगा। आपको ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसका ऑप्शन क, ख, ग के रूप में दिया गया है और OMR सीट में अगर आप देखते हैं तो इसमें A, B, C, D करके दिया गया है। तो आपको इनको मान के चलना है कि यह A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको A, B, C, D करके ही दिया गया हो। अगर A, B, C, D करके नहीं दिया गया है तो OMR सीट में आपको क, ख, ग करके दिया गया होगा। ठीक है, मतलब जिस रूप में आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा उसी रूप में आपको OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी। उपखंड ख यहाँ से शुरू होता है। यह टोटल आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न 8वां। एक मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। मतलब मिश्र धातु को आप क्या कह सकते हैं? एक तत्व कह सकते हैं, कि एक यौगिक कह सकते हैं, एक समांगी मिश्रण कह सकते हैं, या एक विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो अगर आप मिश्र धातु के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप इन ऑप्शंस में से टिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए सेपरेट वीडियो के लिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 9वां। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? पहला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है।
तीसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। दूसरा ऑप्शन, CaO प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2O। तीसरा, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। चौथा, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो अगर आपको पहला चैप्टर क्लियर है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ाई जाती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया से मतलब यह है कि जो मोर रिएक्टिव तत्व होता है वो लीस्ट रिएक्टिव तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 12, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। तो ऑप्शन आपका सौर कुकर हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। सौर कुकर तो इसमें कोई रिलेट नहीं है, वो उसमें ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट, प्रश्न 13, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों एक से कीजिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब कॉलम ए दिया गया है और यहाँ पे कॉलम बी दिया गया है। तो ए का बी से कौन सा रिलेट करता है उसको ऑप्शन में से सही से टिक करना है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा उपखंड ग स्टार्ट होता है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी के इसमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे प्रश्न 14, खाली स्थान दिया गया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा चीज़ नीले लिटमस को लाल कर देता है? लवण, अम्ल, क्षार या सूचक? तो लवण तो कोई चेंज ही नहीं करता, सूचक तो जांच किया जाता है, तो अम्ल और क्षार में से ही कोई होगा। तो अगर आपने एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में सही कौन है? तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा। दूसरा में दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जिंक, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सबसे कम लोहा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा। चौथा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा लोहा, उससे कम जिंक, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो आपको बता दें कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई जाती है उसमें यह बताया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है उसको सबसे ऊपर रखना है और जो सबसे कम रिएक्टिव तत्व है उसको सबसे नीचे रखना है। तो जो सबसे कम रिएक्टिव तत्व होते हैं उसको सबसे नीचे रखना होता है, यानी कि सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोहा सबसे पहले है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे बाद में है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव तत्व है। बाकी यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक में तो जिंक ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम कम होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन घ वाला 15 का सही होगा, मतलब कि ABCD करके दिया होगा तो D वाला सही होगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चित्र में भाग ABC किस क्रम में व्यवस्थित है? यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है और रिप्रेजेंट किया गया है, इसको A, इसको B और इसको C। तो इनको क्या कहेंगे आप, उसी के बारे में आपको बताना है। तो A को क्या कहेंगे, B को क्या कहेंगे, C को क्या कहेंगे, उसी के अनुरूप यहाँ पे आप ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। मतलब कि A को बीजपत्र कहेंगे, B को प्रांकुर कहेंगे और C को मूलांकुर कहेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो बीजपत्र किसे कहेंगे, ये साइड में जो रहते हैं उसे बीजपत्र कहेंगे। बाकी प्रांकुर और मूलांकुर, तो ये प्राउट्स, ये मूलांकुर। तो ग वाला इसका करेक्ट होगा ऑप्शन में। ठीक, घ वाला सही होना चाहिए। ये मूलांकुर होगा, ये बीजपत्र होगा, ये प्रांकुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17वां। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मटर के एक गोल तरह तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? गोल तथा पीले, गोल तथा हरे, झुर्रीदार तथा हरे, झुर्रीदार तथा पीले।
तो यहाँ पे मेंडल ने एक नियम दिया था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। उन्होंने संकरण कराया था मटर के पौधे पे विभिन्न प्रकार से। तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पौधे का संकरण कराने से किस प्रकार से उसके नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होंगी। तो अगर आपने संकरण मेंडल का नियम पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है कि मेंडल ने मटर का पौधा चूज किया था, मतलब चुना था, तो किन 7 लक्षणों पे चुना था। तो वो 7 लक्षण यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। या ऐसे कह सकता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो उनमें उस पौधे में कितने लक्षण थे। तो यहाँ पे आप उसको नोटिस कर सकते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 करके दे सकता है। तो 7 लक्षण थे। बाकी मेंडल ने जो मटर का वही पौधा प्रयोग के लिए क्यों लिया था, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं, यह आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, मेंडल का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। बाकी अगला क्वेश्चन प्रश्न 19, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे फिगर बना करके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक डायग्राम बनाया गया है और इसको रिप्रेजेंट किया गया है और कहा जा रहा है कि इसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। यहाँ पे आपको इसको बताना है कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 20 कहा गया है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने फूल के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चन का आंसर आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके लिए आपको नीचे हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको इनका क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कैसे इनका आप आंसर ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड क यहाँ से शुरू होता है। इसमें आपको प्रश्न पहला दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो 4 नंबर का यह क्वेश्चन आता है। प्रश्न दूसरा, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यह भी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आने हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह न्यूमेरिकल है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रतिरोध विद्युत धारा वाले जो चैप्टर है उससे आने हैं, विद्युत वाले चैप्टर से। और इसी तरीके का न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 1 ओम हो। आपको यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनको आपको तीनों को इस प्रकार से संयोजित करना है कि 4 ओम मिले, दूसरा 1 ओम मिले। इसका डायग्राम बना के हल करना होगा। डायग्राम बनाएंगे और उसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो इन 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, मतलब तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार से आप सजाएंगे कि आप जब उन्हें हल करें तो 4 ओम मिले, फिर उन्हीं तीनों प्रतिरोधों को कैसे आप एडजस्ट करें कि जब उन्हें हल करें तो 1 ओम प्राप्त हो। ठीक है, तो हो सकता है 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़े, 1 को समांतर में, या 1 को समांतर में, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़े, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको आप फिगर बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा, और समांतर और श्रेणी क्रम अगर आपका क्लियर है तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 4 नंबर में था। प्रश्न चौथा, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 10 ओम व R5 बराबर R6 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 व V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको डायग्राम बना के भी पूछ सकता है कि टोटल प्रतिरोध निकालिए, टोटल विद्युत धारा निकालिए, या प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% फिक्स है कि आते ही आते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग में ही आते हैं। तो अगर लॉन्ग में आता है तो उससे रिलेटेड एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कभी ना कभी किसी न किसी रूप से ज़रूर पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th में।
तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये जो दिया है यह जो फिगर बना करके क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करने के लिए आपको प्रतिरोधों का संयोजन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि R1 R2 R3 30 ओम है, मतलब कि ये वाला प्रतिरोध, ये वाला, ये दोनों 30-30 ओम का दिया गया है। यह भी 30, यह भी 30, यह भी 30। ये तीनों समांतर क्रम है, तो 1/R1 1/R2 1/R3 तीनों को जोड़ेंगे तो वहाँ से टोटल प्रतिरोध निकलेगा, जो कि यह होगा यहाँ से यहाँ तक का, और वह श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, जब वह टोटल निकलेगा तो फिर उसी तरीके से R4 को कह रहा है 10 ओम है, तो यह 10 ओम हो जाएगा। R5 R6 40 ओम है, तो यह वाला और यह वाला ये 40 ओम का दिया गया है। तो जब आप इसको समांतर में हल करेंगे तो यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध मिलेगा। इसको समांतर क्रम में हल करेंगे तो इसको यहाँ से आपको एक प्रतिरोध मिलेगा श्रेणी क्रम के रूप में। ठीक है, हल तो करना है समांतर क्रम में, लेकिन प्रतिरोध मिलेगा आपको R का मान। ठीक है, तो यहाँ से R का मान मिलेगा, यहाँ से R4 है, यहाँ से R का मान मिलेगा, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध निकलेगा। तो टोटल प्रतिरोध निकलेगा तो आप यहाँ से टोटल विद्युत धारा निकाल सकते हैं, या यहाँ से विद्युत धारा निकाल सकते हैं, यहाँ से विद्युत धारा निकाल सकते हैं। जिस तरीके से पूछा जा रहा है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बाकी यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपखंड ख बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, इसमें आपको संरचनाएं बनानी है, मतलब कि फिगर बनाना है। जैसे निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्रोपेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल, चौथा है पेंटोनोइक एसिड। ये चारों क्वेश्चन है, चारों का फिगर बनाना है, और फिगर बनाएंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। अगर आपको IUPAC नाम क्लियर है तो आप इनका फिगर बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे कि 10, 20, 8, 14। ये तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं। आपको तत्वों की पहचान करनी है कि यह तत्व कौन सा है, फिर इसकी संयोजकता बतानी है, मतलब कि 10 किसका होता है, 20 किसका होता है, 8 किसका होता है, 14 किसका होता है, उसके बारे में बताना है। साथ में उसकी संयोजकता भी निकालनी है। आप 2n² वाले रूल से इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। संयोजकता निकालना बहुत ही ईजी होता है। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको देखना होता है कि यह किसके करीब है, 8 के करीब है या 2 के करीब है। ठीक है, बाकी उसमें प्लस माइनस भी होता है, तो 8 से ज़्यादा है प्लस लिया जाता है, 8 से कम है माइनस लिया जाता है, और 8 से कितने कम है वो भी ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, लेकिन बहुत ईजी होता है संयोजकता निकालना। वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं, आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये सब चीज़ें जाननी है अथवा नहीं। बाकी इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा श्योर सीरीज़ में। श्योर सीरीज़ आप खरीद लीजिएगा किसी भी प्रकाशन की जो आपके यहाँ अच्छे से चलती हो, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 5 क्वेश्चन है, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण इनका लिखना है, या हो सकता है कि समीकरण दिया रहेगा और उसको आपको बैलेंस करना होगा। तो उसी के आधार पे हमने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस खाली स्थान दिया गया है, गिब्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल है, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे खाली स्थान है सिल्वर नाइट्रेट, गिब्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो यहाँ पे आप कौन सा यौगिक भरेंगे। उसी तरीके से एल्यूमिनियम है, प्लस खाली स्थान है गिब्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे। आप इसको हिंदी में भर सकते हैं या प्रतीक के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिब्स बेरियम सल्फेट प्लस गिब्स, क्या मतलब कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिब्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे। उसी तरीके से खाली स्थान फिर से है प्लस क्लोरीन गिब्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे। तो इजीली यहाँ पे हाइड्रोजन भर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, और यह एक एडिशन रिएक्शन है। तो इसी तरीके से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बस थोड़े से आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें तो ठीक है। इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन था इसलिए। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया ख वाला दिया गया है संक्षारण अथवा जनरित्र, ग वाला है साबुनीकरण अथवा मिसेल। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा ऐड ऑन किया गया है, मतलब हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किए हुए हैं अपने से कॉन्सेप्ट। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया है तो यहाँ पे आप संयोजन, विस्थापन, वियोजन, अपघटन, इन सभी अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिएगा। कोई ना कोई अभिक्रिया देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल सकती है 2 नंबर में।
और उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे संक्षारण को आप क्लियर कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्लियर कर लीजिएगा, और जनरेटर और विद्युत मोटर को क्लियर कर लीजिएगा। साबुनीकरण और मिसेल को भी क्लियर कर लीजिएगा पढ़ करके अच्छे से। हो सकता है ये लॉन्ग में मिले या शॉर्ट में मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न जो खंड ग है उसकी तरफ अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित संकरणों पर संतति की विशेषताएं बताइए। हमने आपको शुरू में बताया मेंडल का नियम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें संकरण बताया था किस प्रकार से संकरण है। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से क ख ग घ 4 इस तरीके से पीढ़ियाँ दी गई हैं। इन पीढ़ियों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और संकरण करके बताना है कितने गोल बनेंगे, झुर्रीदार बनेंगे या पीले बनेंगे, हरे बनेंगे, ये किस तरीके के इनमें संकरण हुआ है, वो सब चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। ये 4 नंबर में इस तरीके का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। मतलब कि आपको एक पुष्प यानी कि फूल का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों को अच्छे तरीके से वर्णन करना है 4 नंबर में। प्रश्न 10वां, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय का सुझाव दीजिए। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है वातावरण में, उसको उपाय क्या है नियंत्रित करने का। तो 4 नंबर में ये तरीका क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न 11वां, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। आमाशय तथा क्षुद्रांश, मतलब क्षुद्रांश से मतलब ये है कि आमाशय तो पेट हो जाएगा, क्षुद्रांश यानी अग्नाशय पित्ताशय जो कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें होने वाले जो पाचन क्रियाएं हैं किस प्रकार से होती हैं आपको फिगर बनाना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हमने कुछ ऐड ऑन किया गया है इस क्वेश्चन को। इसमें हमने यह क्वेश्चन अपने से ऐड किया हुआ है। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक काट चित्र बनाकर यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर रहता है। चित्र में रुधिर चक्र प्रक्रिया को वाडाकार चित्र से समझाइए। अगर आपने परिसंचरण तंत्र पढ़ा हुआ है जो क्लास 10th में है, तो आपको यह चीज़ क्लियर होगा कि हृदय का फिगर किस तरीके से बनता है, धमनी और शिराएं क्या होती हैं। अगर आपने धमनी और शिराएं पढ़ी हुई हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि ऑक्सीजनित रुधिर क्या होता है और विऑक्सीजनित रुधिर क्या होता है। अगर नहीं क्लियर है तो हम आपको बता देते हैं। जिसमें ऑक्सीजन जिस रुधिर में रहता है उसको आप कहेंगे ऑक्सीजनित रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको आप कहेंगे विऑक्सीजनित रुधिर। अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और जिसमें ऑक्सीजन होगा उससे क्या रिलेटेड है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड होगी या अन्य गैसें हो सकती हैं। तो ये सब एक तरीके से प्योर और इम्प्योर ब्लड भी कहे जाते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको आप प्योर ब्लड कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको आप इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। और यह भी है कि मतलब जब आप फिगर बनाएंगे तो धमनी और जो शिराएं होंगी उनको आप डिफरेंट कलर की पेंसिल का यूज कर सकते हैं या उसी को हाईलाइट कर सकते हैं। धमनी को आप गाढ़ा कर सकते हैं और सिरा को आप गाढ़ा नहीं कीजिएगा, नसे वैसे ही खाली छोड़ दीजिएगा चित्र बना करके, ठीक है। बाकी आपको तीर बना करके समझाना होगा कि रुधिर किधर से आ रहा है और किधर से जा रहा है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम एक ही बार में बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर कर लीजिएगा, मेंडल का नियम क्लियर कर लीजिएगा, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अपघटन, विस्थापन, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उसको क्लियर कर लीजिएगा, जो IPSC नेमिंग सिस्टम है उसको क्लियर कर लीजिए, और मानव हृदय उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानव का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी पुष्प के बारे में पढ़ लीजिएगा, मिसेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी हमने आपको यह क्वेश्चन बताए हुए हैं ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब कि 24 नंबर या 36 नंबर के करीब इन सभी क्वेश्चन का आकलन होता है। बाकी आपको संयोजकता, अवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होगा, यह सब IPS, यह सब आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि कौन सा तत्व किस में आता है। बाकी इनकी संयोजकताओं और उपकोषों के आधार पे भी इन्हें पहचाना जा सकता है। तो काफ़ी इजी से स्टेप होते हैं इसके पहचानना। बाकी जो संधारित्र हैं और प्रतिरोध हैं इनका संयोजन किस प्रकार से किया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको बताया। बायोलॉजी से अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में
मेंडल का नियम ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है। बाकी केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया तथा श्रेणी है, यह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विबिग्यू और प्रिज्म ये सब क्लियर आप कर लीजिएगा। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो चीज़ हो गया आपके क्वेश्चन पेपर और उसका पैटर्न कैसा रहेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से, तो जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम की जो नोटिस निकल करके आई है वो 14 जनवरी 2023 को निकल करके आई है। और वीडियो बनाने में हमें लेट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो लैपटॉप था हमारा डेड पड़ा हुआ था, मतलब ऑन हो रहा था फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा था। तो रिपेयरिंग करवाने के लिए दिए थे और रिपेयर ये एक बार हुआ था, लेकिन फिर से इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो रैम वगैरह से कुछ साफ़ करके फिर से लगाया गया, वो ऑन हुआ है। इसीलिए आपको ये वीडियो लेट मिल रहा है थोड़ा सा। और रिपेयरिंग सेंटर भी हमारे यहाँ इतना नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है, तो उसको ले जाना पड़ता है, बाकी लेकर के आना पड़ता है। और एक दिन में अगर नहीं बन पाया तो छोड़ना भी पड़ सकता है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आया है। और यह 14 जनवरी का नोटिस है। बाकी हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी से स्टार्ट होगा और फरवरी में 16 तारीख से स्टार्ट होगा। पहला पेपर आपका हिंदी है और अगर आप इंटरमीडिएट में है तो सैन्य विज्ञान। और सुबह में यह पेपर होगा 8 बजे से 11 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक होगा, 8 बजे से 11:15 तक होगा, ठीक है। प्रारंभिक हिंदी होगी। बाकी अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपके एग्ज़ाम जो है शाम के टाइम में होंगे, ठीक है। शाम के टाइम में कब से होंगे तो यहाँ पे नोटिस आप क्लियरली देख सकते हैं। हो सकता है कि 2 बजे से हों, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो 2 बजे से ही होंगे, 2 से 5 बजे तक, ठीक है। 2 से 5:15 तक होंगे जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स हैं। आपकी जो हिंदी है वो 2 से 5, मतलब कि 2 बजे से 5:15 तक होगी, जो 16 तारीख को ही बृहस्पतिवार को ही होगी। मतलब 10 वालों का 16 तारीख को हिंदी है और इंटरमीडिएट वालों का भी हिंदी ही है जो शाम को होगा। और बाकी इस टाइम टेबल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे इंटरमीडिएट वालों के लिए हम बता दे रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप प्रिंट भी करवा लीजिएगा इसे, ठीक है। तो बात करें अगर हम टाइम टेबल का, तो जो टाइम टेबल है वो 14 जनवरी 2023 को रिलीज़ कर दिया गया है। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके होंगे 16 फरवरी 2023 से। 8 बजे से 10 वालों का पेपर है और 2 बजे से 12 वालों का पेपर है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, मतलब कि 8 बजे से स्टार्ट होगा तो 11:15 पे छुट्टी होगा। उसी तरीके से 2 बजे स्टार्ट होगा तो 5:15 पे शुरू होगा। आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि आप किस क्लास में हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि आप किस क्लास में ही होंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और 12th में हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं। आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अपने टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, फ्री में डाउनलोड कीजिएगा इसे। बात करते हैं अगर हम CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश मीडियम से स्टडी करते हैं, तो उसको रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेपर स्टार्ट होना है इसको 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आपको इसमें जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल जानकारी है कि जब आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा तो उस पर सब्जेक्ट होंगे और उसके कोड होंगे, तो उसके कोड के हिसाब से आप इसमें मैच करा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका पेपर किस दिन है। बाकी जो पेपर है CBSE बोर्ड का वो स्टार्ट हो चुकेगा 15 फरवरी 2023 से, ठीक है। सेम टाइम होगा। यहाँ पे समय जो दिया गया है वो है 10:30 से 1:30 बजे तक, मतलब 10:30 पे स्टार्ट होगा और 1:30 पे ख़त्म होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम और सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट का नेम दिया गया है, तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा और जान सकते हैं कि कौन सा पेपर आपका किस दिन है। बात करते हैं अगर हिंदी की, तो हिंदी आपका मंडे 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। हिंदी में भी 2 टाइप की हिंदी होंगी, एक हिंदी इलेक्टिव और एक हिंदी कोर। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एडमिट कार्ड पे देखिएगा, उसमें आपका कोड दिया गया होगा, तो कोड के हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम दीजिएगा और जो OMR सीट है उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पे आप जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।